फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करेंगे और जो साइंस में आपका चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। कहीं कहीं इसको आपको देखने को मिलेगा क्या, अम्ल, भस्म एवं लवण। इसी की हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो किसी किसी बुक में क्या कर दिया जाता है, इसको अम्ल, भस्म एवं लवण लिख दिया जाता है और किसी में लिख दिया जाता है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम लोग आज इसी की पढ़ाई करेंगे, इसी की आज शुरुआत करेंगे। आज इसका पार्ट नंबर 1 की पढ़ाई करेंगे, मतलब आज इसका शुरू करेंगे ये चैप्टर को। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में। ये अम्ल होता क्या, क्षार होता क्या, लवण क्या होता है, ये सब जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन से बता रहे हैं क्या इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग शुरू से क्या किए, जितने भी हमारे चारों ओर पदार्थ देखने को मिल रहा है उसको हम लोग कई रूपों में बांटे हुए हैं। बांटे कि नहीं बांटे हैं, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं हम उसको कई भागों में बांट चुके हैं। जैसे धातु और अधातु के रूप में बांट चुके हैं, या आप 9th क्लास में भी पढ़े हो और 10th क्लास में भी अगले चैप्टर में पढ़ना है आपको। नहीं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में भी बांट चुके हैं। तो आज भी वो वही काम किए हैं, आज के लेसन में भी वही काम किया गया है। आज के लेसन में क्या किया गया है ना, जितने भी पदार्थ हैं उसको क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया है। कितने भाग में, 3 भाग में, अम्ल, क्षारक, लवण। क्षारक मतलब भस्म भी होता है। ठीक है, तो अम्ल, भस्म, लवण, ये 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा, सर आप तो बता रही हैं कि जितने भी सबस्टांस है, जितने भी पदार्थ हैं, आप उसमें से कुछ पदार्थ को अम्ल में रख दिया गया, कुछ पदार्थ को भस्म में रख दिया गया, कुछ पदार्थ को लवण में रख दिया गया। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन अम्ल है, कौन भस्म है, कौन लवण है? नहीं, तो इसको पहचानने का भी बहुत सारा तरीका। ठीक है, बहुत सारा तरीका हम उसको चख करके भी पहचान सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं, चख करके भी पहचान सकते हैं। तो सब चीजों को चखेंगे तो कोई जहरीला रहेगा तो मर जाएंगे, है ना, तो लटक जाएंगे ऐसे ही नहीं। तो ठीक है, सब चीज को हम चखेंगे नहीं, तो मेरे पास और भी दूसरा उपाय है। और दूसरा उपाय क्या है, तो एक होता है सूचक, वो भी पढ़ाएंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट में पढ़ाएंगे आपको सूचक, इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर के माध्यम से भी पहचान लेंगे कि कौन अम्ल है, कौन भस्म है, कौन लवण है। ठीक है, इंडिकेटर के माध्यम से अम्ल, भस्म और लवण को पहचान सकते हैं, सूचक के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। तो आज हम सूचक के माध्यम से नहीं पहचानेंगे, आज हम आपको इसका बेसिक प्रॉपर्टी बताते हैं कैसे पहचानेंगे। तो कोई भी पदार्थ जिसको आप चखिएगा ना तो स्वाद में खट्टा लगेगा। कोई पदार्थ जिसको आप चखते हैं तो स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है, तो समझ जाइए कि वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। ठीक है ना, जिस पदार्थ में अम्ल है वो स्वाद में खट्टा ही लगेगा। दही में भी अम्ल होता है तो दही स्वाद में खट्टा लगता है ना। कच्चा जो अंगूर होता है उसमें भी अम्ल है तो वो भी खट्टा लगता है। इमली जो है उसमें भी अम्ल है तो भी स्वाद में खट्टा लगता है। नहीं, तो जो पदार्थ आपको स्वाद में खट्टा लग रहा है उसमें क्या है, अम्ल है। ठीक है, जो पदार्थ स्वाद में आपको कड़वा लग रहा है, स्वाद में कैसा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तो उसमें समझिए क्या है, भस्म है। क्या, भस्म ने क्षार। ठीक है, जैसे आप नीम का पत्ता आप चबाते हो तो कड़वा लगता है कि नहीं लगता है, कड़वा लगता है ना, तो उसमें भी क्या है, भस्म है। ठीक है, आया समझ में। या फिर हो गया आपका साबुन को चख के देखे हैं, कभी नहाइएगा ना तो चख के देखिएगा, ठीक है, कैसा लगता है। ठीक है, या कभी अपने आप मुंह में चल भी जाता है, कभी नहाते समय मुंह में चल जाता है ना, तो देखिएगा कैसा लगता है, कड़वा लगता है कि नहीं लगता है, तो उसमें भी क्या है, भस्म है। जो भी पदार्थ आपको चखने में कैसा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, उसमें क्या है, भस्म है। और लवण का मतलब सिंपल से मतलब होता है नमक। ठीक ना, सिंपल से लवण का मतलब होता है नमक। जो हम लोग नमक यूज कर रहे हैं वो क्या है, लवण ही है। जो लोग घर में नमक यूज करते हैं वो क्या है, लवण ही है। और भी लवण होता है, ठीक है, खाने का सोडा से भी लवण हो जाता है। ठीक है, तो हम बारी से सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल। किसको पढ़ेंगे, अम्ल। आज के पार्ट में हम लोग अम्ल को जानेंगे। किसको जानेंगे, अम्ल को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसिड। ठीक है, अम्ल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एसिड बोलते हैं। सबसे पहले आप कीजिए क्या ना, कि सबसे पहले आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि हर एक वीडियो में बोलते हैं ना, हर एक वीडियो में हम आपको बोलते हैं कि इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसका फिर से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं लिया तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसको कॉपी में क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा।
क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में इसको गंदा करेंगे, जब समझाते हैं तो थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो जाता है। समझाने के क्रम में क्या होता है ना, बोर्ड को हम गंदा कर देते हैं, तो उसमें भी आप चाहोगे लिखना तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तीसरे बोर्ड अभी आप जो साफ सुथरा लिखा हुआ है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा ना कि आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। आप कहीं कोचिंग नहीं भी कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पूरा का पूरा नोट्स यहाँ पर हम दे देते हैं, ठीक है। तीसरी बोल रहे हैं कि आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लो। अब पार्ट बाय पार्ट, पार्ट 1 है, पार्ट 2, 3, 4 जो भी आएगा सभी पार्ट का आप क्या करना, नोट्स बनाकर लिख लेना, तो आपका अच्छा खासा नोट्स बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो मेरे आप इसे स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम समझाते हैं। तो यही हम समझा रहे थे आपको कि आम्ल जो है अंग्रेजी भाषा में एसिड से लिया गया। किससे लिया गया? एसिड। अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। ये एसिड शब्द कहां से लिया गया? एसिडस से। आम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं और एसिड शब्द कहां से लिया गया है? एसिडस से, जिसका मतलब होता है खट्टा। जिसका क्या मतलब होता है? खट्टा, ठीक ना। तो इससे पता चल गया कि आम्ल क्या है। तो आम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। आम्ल क्या है जी? स्वाद में खट्टा होगा, है ना। और एक चीज, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल। अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये लिटमस पत्र क्या होता है? तो हम थोड़ा देर पहले आपको बताते हैं कि आम्ल क्षार को पहचानने के लिए हम चख करके भी पहचान सकते हैं, लेकिन सभी चीज को तो हम चख करके नहीं पहचान सकते हैं, है ना। कुछ जहरीला भी होता है, कुछ जो होता है संक्षारक होता है। संक्षारक मतलब क्या ना कि आपको जीभ को भी गला देगा, इतना तेज होता है। तो हम सबको तो चख नहीं सकते हैं। तो कुछ आम्ल को पहचानने के लिए किसका यूज करते हैं? लिटमस पत्र का। किसका यूज करते हैं? लिटमस पत्र। ये एक प्रकार का सूचक है। ये क्या है? सूचक है। इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे, ठीक ना। इसके बारे में हम आगे के पार्ट में जानेंगे। आज बस समझ जाइए कि आम्ल क्या है सर। तो आम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। आ गया। ब्लू लिटमस पत्र को क्या कर देता है? रेड, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे इसका एग्जाम्पल में आपको बहुत सारा लिख चुके हैं, ठीक ना। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पर लिखने का यह है कि आप सबका फॉर्मूला जान लो। क्योंकि होता क्या नहीं, क्या कोई एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि बताइए एसिटिक आम्ल का क्या होता है रासायनिक सूत्र। तो हम यहाँ पर इसमें नाम भी लिखे हैं और साथ में रासायनिक सूत्र भी लिखे हैं कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आम्ल है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं H2SO4। इसी को बोलते हैं गंधकाम्ल। इसको क्या बोलते हैं? गंधकाम्ल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं HNO3। इसको क्या बोलते हैं? HNO3। एसिटिक अम्ल इसको बोलते हैं CH3COOH। ये फॉर्मूला को याद रखना होगा। फॉर्मिक अम्ल इसको बोलते हैं HCOOH। इसी को मेटोनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इसको मेटोनोइक अम्ल भी बोलते हैं। किसको? फॉर्मिक अम्ल को। आप चाहो तो इसके बगल में मेटोनोइक अम्ल लिख सकते हो और इसके बगल में गंधकाम्ल, क्या? गंधकाम्ल लिख सकते हो। कोई दिक्कत? गंधक अम्ल यानी गंधकाम्ल। चलिए आगे। कार्बोनिक अम्ल इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। सल्फ्यूरस अम्ल इसका होता है H2SO3। टार्टरिक अम्ल इसका फॉर्मूला होता है KHC4H4O6। इतना में आपको थोड़ा तेरा यही लग रहा होगा, नहीं बाकी सब तो इजी है। ये भी इजी है, बस एक दो बार इसको रिवीजन कर लो, याद हो जाएगा। आया समझ लेते। ये सब आम्ल का क्या है? एग्जाम्पल है। अब अम्लों को भी बांट दिया गया, अम्लों का भी वर्गीकरण किया गया। अम्ल के भी बहुत सारे क्या है? प्रकार है, ठीक है। तो बारी बारी से हम अम्ल के प्रकार को जानेंगे कि अम्ल का कौन कौन सा प्रकार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे खनिज अम्ल जिसको बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। सबसे पहले जानेंगे खनिज अम्ल जिसको बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। तो खनिज अम्ल होता क्या है? तो वह अम्ल जिसको हम खनिजों से प्राप्त करते हैं, वह अम्ल जिसको हम खनिजों से प्राप्त करते हैं उसी को बोलते हैं खनिज अम्ल। या वह अम्ल जिसको हम निर्जीव स्रोतों से प्राप्त करते हैं, वह अम्ल जिसको हम निर्जीव स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल या फिर अकार्बनिक अम्ल। याद हो गया? मेरे साथ साथ आप दोहराइएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं वैसे सब दोहराइए, तुरंत याद हो जाएगा। तो क्या है? खनिज अम्ल किसे कहते हैं? या अकार्बनिक अम्ल। तो सर वैसा अम्ल जिसको हम खनिजों से प्राप्त करते हैं,
या निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं, निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, उसको बोलेंगे खनिज अम्ल, अकार्बनिक अम्ल। ये जो होता है ना, ये प्रबल अम्ल होता है। प्रबल मतलब समझ आता है, प्रबल मतलब बहुत शक्तिशाली होता है, यानी सबल भी उसको बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रबल का मतलब सबल, सबल का मतलब बहुत सारा शक्तिशाली, है ना, बहुत शक्तिशाली होता है ये। कौन? तो खनिज अम्ल या फिर अकार्बनिक अम्ल। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल है HCl। अब आपको बता चुके हैं HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 ये भी आपको बता चुके हैं, इसका मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 इसका भी मतलब आपको बता चुके हैं, नाइट्रिक अम्ल। कोई दिक्कत? तो ये सब जो अम्ल है ये क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। कौन? खनिज अम्ल। ठीक है, अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है कार्बनिक अम्ल। क्या? कार्बनिक अम्ल। तो वे अम्ल जो जीवित पदार्थों से हमको मिलता है, जीवित स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे पेड़ पौधा या फिर जंतुओं से। आ रहा समझ ना? वे अम्ल जो हमको पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे या फिर जंतुओं से प्राप्त होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बनिक अम्ल। आया कि नहीं आया? आया ना? जो को प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होगा, है ना, पेड़ पौधे और जानवर से प्राप्त होगा, उसको बोलेंगे कार्बनिक अम्ल। जैसे में क्या हो गया, तो CH3COOH बता चुके, इसका मतलब है एसिटिक अम्ल। HCOOH बता चुके हैं, इसका मतलब है फॉर्मिक अम्ल, या इसी का एक और नाम है मेटानोइक अम्ल, है ना। आगे H2CO3 इसका मतलब होता है कार्बनिक अम्ल इत्यादि। एक और H2SO3 इसका मतलब होता है सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, तो सर ये कौन सा अम्ल है, ये खनिज अम्ल है कि कार्बनिक अम्ल है? तो सिंपल सी बात है कि इसमें कार्बन है नहीं, है ना, तो कार्बन है तो ज्यादातर चांस से क्या होगा, कार्बनिक अम्ल नहीं होगा। क्या होगा? कार्बनिक अम्ल। और कार्बनिक अम्ल होगा तो वो क्या होगा, दुर्बल होगा। कैसा होगा? दुर्बल। ये आप याद रखिएगा कि कार्बनिक अम्ल जो होता है वो दुर्बल होता है। दुर्बल मतलब कम शक्तिशाली होता है। आया समझ, है ना? कोई दिक्कत? ये कम शक्तिशाली होता है। अब हम लोग करेंगे प्रबल अम्ल। तो सर अभी तो पढ़ लिए प्रबल अम्ल, हाँ पढ़ लिए प्रबल अम्ल, लेकिन अब इसके टाइप से डिफिनेशन देते हैं कि प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे। तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। ध्यान से सुनिए, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूरी तरह से आयनित हो जाता है, उसी को बोलेंगे क्या, प्रबल अम्ल। ठीक ना। और ये आयनित होकर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, जिसको बोलते हैं H+ आयन। कोई दिक्कत? आया समझ में नहीं आया? तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर क्या होगा, पूरी तरह से जल में घुलकर पूरी तरह से आयनित हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल। मतलब वह अम्ल जो पूर्णतः आयनित होगा, कहां पर, जल में घुलकर, ठीक ना, और क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, तो प्रबल अम्ल। ठीक है, अब प्रबल अम्ल हम आपको अभी बता दिए ना, तेरे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए। कोई दिक्कत? अब दुर्बल अम्ल किसको बोलेंगे भाई, तो सेम इसी का उल्टा कर दीजिए ना, ये पूरी तरह से आयनित हो रहा है तो क्या होगा, आंशिक रूप से आयनित होगा। आंशिक मतलब पूरा पूरा आयनित नहीं होगा, याद हो जाएगा। तो वह अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होता है, याद हुआ, वह अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से, आंशिक माने थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा नहीं, आया समझ ना, वह अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होता है, पूरी तरह से नहीं, उसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है, वह अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होता है, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से आयनित होगा, पूरी तरह से नहीं, तो उसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में H2CO3 बता रही है, इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल। H3BO3 इसका नाम हम नहीं बताते, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पर लिख दिया बोरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, बोरिक अम्ल। ये पूछा जाता है कि बताइए बोरिक अम्ल का क्या होता है रासायनिक सूत्र, तो क्या मिलेगा, H3BO3, ये याद कर लीजिएगा सर। CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं सांद्र अम्ल, ये भी बहुत इजी है। सांद्र अम्ल किसको बोलते हैं भाई, तो वैसा अम्ल, वैसा अम्ल या वैसा विलयन, सिंपल सी बात है, वैसा विलयन बोलेगा, क्या बोलेगा, वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसको बोलेंगे सांद्र अम्ल। आया समझ में? कोई दिक्कत? मतलब जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होगा तो बोलेंगे सांद्र अम्ल, और जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम होगा तो बोलेंगे तनु अम्ल। इजी नहीं है? तो सांद्र अम्ल किसको बोलेंगे, तो अम्ल की मात्रा क्या होगा,
अधिक होगा। जब अम्ल की मात्रा अधिक हो गया बिलियन में तो क्या बोलेंगे? सांद्रम। ठीक है। अब तनु अम्ल, तो जब बिलियन में क्या होगा? अम्ल की मात्रा क्या होगा? कम होगा। अम्ल की मात्रा कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे भाई? तनु। तो सर इससे एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल से कुछ भी हो सकता है ना। अब इसका एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है ना। मान लीजिए यही है, इसी में मान लीजिए पानी की मात्रा ज्यादा हो गया, अम्ल की मात्रा कम, तो अम्ल की मात्रा कम होगा तो क्या बोलेंगे? तनु अम्ल है। अब इसी में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गया, पानी की मात्रा कम, तो कौन सा हो गया जी? सांद्र अम्ल। ठीक है, इसलिए इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 6 प्रकार का आप अम्ल सीख गए। खनिज अम्ल किसको बोलेंगे? तो जो खनिजों से प्राप्त होगा, यह दुर्बल होता है नहीं। कार्बनिक अम्ल किसको बोलेंगे? तो जो जीवित पदार्थों से प्राप्त होता है, मतलब पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है, उसको बोलेंगे कार्बनिक अम्ल। प्रबल अम्ल जो पूरी तरह से आयनित हो जाता है जल में घुलकर, उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होता है, पूरी तरह से नहीं, उसको बोलेंगे दुर्बल। सांद्र अम्ल तो वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो? अधिक हो, क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल। तनु अम्ल वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो? कम हो, अम्ल की मात्रा कम हो, उसको क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। तो उम्मीद है आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक नोट है ना, 500 का जाकर नोट नहीं है, बड़ी काम का नोट है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में काम देगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। ठीक है, क्या है? तो ये पूछा जाता है कि जब भी आप प्रयोगशाला में काम कर रहे हो, प्रयोगशाला में आप काम कर रहे हो, तो जब अम्ल को आपको तनु बनाना, तनु मतलब क्या? तनु ने पतला समझ जाइए, तनु मतलब पतला, गाढ़ा नहीं, पतला। पता है ना कि तनु का मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो? कम हो। अम्ल की मात्रा कम हो, कम मतलब पतला हो गया है ना। और सांद्र मतलब समझिए कि गाढ़ा। सांद्र का मतलब क्या समझिएगा? गाढ़ा। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि जब हम अम्ल को तनु बनाते हैं, तनु समझा रहा ना, पतला करते हैं। जब अम्ल को हम तनु बनाते हैं, पतला करते हैं, तो क्या करते हैं? अम्ल में पानी डालेंगे कि पानी में अम्ल डालेंगे भाई? कैसे कह सर? बतिया तो बराबर है। आप दूधवा में पानी डालिए चाहे पानी में दूधवा डालिए, बताओ तो वही होगा। तो हाँ, वहां पर बात वही होगा, दूध में पानी डालिए या पानी में दूध डालिए, वहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा भाई, यहाँ पर फर्क पड़ेगा। यहाँ पर बात वो नहीं है, ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, ये एग्जाम के व्यू से भी जरूरी है, और साथ ही साथ अगर कहीं आप लैब करने गए तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये जानने के लिए भी बहुत जरूरी है, ये जानना सबको जरूरी है। ठीक है, तुम बता रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जब भी हमको अम्ल को तनु करना है ना, तो अम्ल को पानी में डालते हैं। याद रखिएगा, अम्ल को पानी में डालते हैं। ठीक है, पानी को अम्ल में नहीं डालते हैं। आ रहा है समझे ना? अम्ल को पानी में डालेंगे, पानी को अम्ल में कभी नहीं डालेंगे। आया? पहले ये समझ लीजिए, फिर कारण बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए, जब भी आपको अम्ल को तनु करना है, अम्ल को पतला करना है, अम्ल को तनु करना है, तो करेंगे क्या? तो अम्ल को पानी में डालेंगे, अम्ल को पानी में डालेंगे, पानी को अम्ल में नहीं डालेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्यों सर? क्या कारण है? तो कारण देखिए, सिंपल सा कारण है। क्या होता है ना कि ध्यान से देखिए, ये जब आप अम्ल में पानी डाल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप अम्ल में पानी डाल रहे हैं तो यहाँ पर अम्ल की मात्रा अधिक है ना। क्यों? क्योंकि पानी तो आप बूंदे बूंदे डालिएगा ना, क्योंकि वो उछल दीजिएगा। अरे एक बार भी उछल दीजिएगा, फिर भी वहां पर अम्ल की मात्रा तो ज्यादा है ना, अम्ल की मात्रा तो ज्यादा है ना जी। तो जब अम्ल की मात्रा ज्यादा है, अधिक है, तो वहां उष्मा क्षेपीय भी क्रिया होगा। अब बहुत ज्यादा उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? बहुत ज्यादा हीट निकलता है। इतना ज्यादा हीट होता है कि जिस बर्तन में वो अम्ल रखा हुआ है, एसिड रखा हुआ है, वो टूट भी सकता है और वो छलक कर हमारे शरीर पर पड़ भी सकता है। ठीक है ना, इससे हमको नुकसान भी पहुंच जाएगा। ठीक है, पता ना कि एसिड जब हमारे शरीर पर गिरेगा तो नुकसान पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? जला देता है ना जी एसिड। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अम्ल में पानी नहीं डालते, कभी भी नहीं डालते। अम्ल में पानी घुल के भी नहीं डालेंगे। तो सब पानी में अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? देखिए, पानी में जब अम्ल डालते हैं तो अम्ल को बूंदे बूंदे करके डालते हैं, एक ही बात उछाल नहीं देते हैं। जब पानी में अम्ल को डालते हैं तो बूंदे बूंदे करके डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। तो थोड़ा सा अम्ल डालेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ना उष्मा क्षेपीय विक्रिया होगा, थोड़ा सा ना उष्मा क्षेपीय विक्रिया होगा, तो थोड़ा सा ना उष्मा निकलेगा। उष्मा क्या निकलेगा? थोड़ा सा ना, तो थोड़ा सा उष्मा निकलेगा, तो उससे हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उससे बर्तन नहीं टूटेगा।
आया, आया समझ में? पता चल गया कि दोनों बात अलग अलग है। कोई कहा तो लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा? क्या बोला जाएगा कि बताइए आम्ल को जो तनु करना है तो क्या करते हैं? आम्ल को पानी में डालते हैं कि पानी को आम्ल में डालते हैं, और इसके पीछे का क्या कारण है? तो आपको लिखना होगा कि जब भी आम्ल को तनु करते हैं तो आम्ल को पानी में डालते हैं, पानी को आम्ल में नहीं डालते हैं। इसके पीछे का यह कारण है। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट में लिखिएगा कि जब हम आम्ल में पानी डालते हैं, जब हम आम्ल में पानी डालते हैं तो वहां पर ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होता है, और ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होने के कारण क्या होता है ना, बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकलता है? हीट निकलता है। बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकलता है? हीट निकलता है, ऊष्मा निकलता है। और ये हीट इतना होता है उस बर्तन को क्या कर सकता है? तोड़ सकता है, उस बर्तन को तोड़ सकता है, और हमको पर मेरे ऊपर क्या हो सकता है? मेरे शरीर के ऊपर क्या हो सकता है? वो आम्ल छलक सकता है, आम्ल की बूंदे गिर सकता है, जिससे हमको नुकसान पहुंच सकता है। नहीं, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे कि लेकिन जब उसी आम्ल को हम लोग पानी में डालते हैं, उसी आम्ल को पानी में हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा मात्रा में करके डालते हैं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में करके डालते हैं, तो उसमें भी ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होता है, लेकिन ऊष्मा बहुत कम निकलता है। क्यों? क्योंकि आम्ल की मात्रा कम हुआ ना, तो ऊष्मा बहुत कम निकलता है। अब कम ऊष्मा निकलने के कारण, कम हीट निकलने के कारण क्या होता है? हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वो बर्तन टूटता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? आम्ल को तनु करते समय क्या करेंगे? तो आम्ल में पानी ना डाल करके पानी में आम्ल को डालेंगे। आ गया समझ में? आ गया? तो यही था आपका आज का टॉपिक, आम्ल और आम्ल के प्रकार बता दिए, और उसके साथ में बहुत ही खास नॉलेज आपको दे दिए, ज्ञान दे दिए, साथ में ये वीवीआई क्वेश्चन भी, एग्जाम के व्यू से। अब अगले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के गुण। अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक ना? अम्ल का गुण पढ़ेंगे। अम्ल के गुण पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? तो जो अम्ल है, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूरा आपको लिस्ट ही देंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी काटता है ना जी, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? या जो बर्रे होता है, बर्रे जिसको क्या बोलते हैं जी? बिरनी, जो काट के तरफ फूल जाता है, फुहारा जैसा, है ना, पकौड़ा जैसा फूल जाता है ना, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? ठीक है। या एक दो पौधा ऐसा होता है जिसका लग जाता है, देखिए खुजली खूब होता है, ऐसे खुजलाते रहते हैं, नहीं, तो वो उसमें क्या होता है? उसमें कौन सा अम्ल होता है? फल में कौन सा अम्ल होता है भाई? अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? ये सब जानेंगे अगले पार्ट में। तो आज से टाइम लेते हैं, फिर से आपको बोलते हैं कि सबको क्या कर लीजिएगा? उतार लीजिएगा, ठीक है। अब अगले पार्ट में बोलते हैं। आज कितना है? धन्यवाद।